ओ माय गॉड भाई, सबसे पहले तो आइए पधारिए। और क्या आए दिन बाहर के, पुलकित हो गए प्राण, आत्मा आनंद विभोर हो गए। अच्छा बाय द वे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बड़ा लकी मैस्कॉट हूँ। ओके, तो जिसको मैं छूता हूँ वो सोना उगलने लग जाता है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। ये पीछे बनियान या अंडरवेयर तो नहीं दिख रहे? नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा। दिख भी रहा है तो कोई बात भाई, मेरा घर है, कुछ भी दिख सकता है। ये भी ये करना बाकी है। किसी ने मुझे हारमोनियम की पेटी भी लाई थी, अभी तक वो पेटी पड़ी है, मुझे OLX में देनी पड़ी। मैंने कहा क्या क्या करूंगा एक जन्म में। और ये मल्टी टैलेंटेड आदमी है, मतलब RJ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर। और एक चीज और बोलूं, लता जी के ऊपर इन्होंने रिसेंटली बुक लिखा है। और हमारी पिक्चर के तो मुझे चपरासी भी बनना पड़ा भैया। ये अनिरुद्ध का बहुत मेहनत है और ये पूरा जो पहला एपिसोड है ये बिल्कुल हमारी दोस्ती के नाम। और भैया मैं बड़ा अच्छा मार्केटिंग वाला बन गया हूँ, तो अगर आपको भी मेरे हाउस ऑफ पोस्टर्स में आना है तो पहले मेरी किताब खरीदो। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका राम कृष्ण गौतम और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गौतम्स मंडली में। तो दोस्तों, बेसिकली आज हमारी मंडली का ये पहला ब्लॉग है और हमारी मंडली में से मेरे बहुत ही खास मित्र हैं, है ना, और बहुत बहुत पुराने मित्र हैं। हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया है। आज उनके साथ मेरी मीटिंग थी, तो मैं सोचा चलो मैं आपको भी उनसे मिलवाता हूँ और एक तीर से दो निशाने लगाते हैं। आज आपको भी मिलकर बहुत अच्छा लगेगा और बातें करेंगे उनसे, बहुत सारी बातें करेंगे। उन्होंने कैसे, उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। दोस्तों, मैं बेसिकली पहुंच गया हूं अनिरुद्ध के घर के एकदम उसके फ्लोर पे आ गया हूं। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूं सीधे अनिरुद्ध के पास और लिटरली आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, आप इनका मेन गेट देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप देखिए। हेलो हाय अनिरुद्ध, हाउ आर यू? हेलो हाय, कैसे हैं आप? हाय मैं हूँ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा RJ अनिरुद्ध, गौतम तुम्हारे लिए सिर्फ अनी। यस थैंक यू सो मच कि आप हमें बुलाया आपने। और दोस्तों लिटरली आप देखो, मैंने तो मेन गेट दिखा दिया, अभी अंदर की बारी है। और अनिरुद्ध आज हमारे साथ, बिल्कुल हमारे साथ रहेंगे और आपके लिए बहुत कुछ सरप्राइज है ना अनिरुद्ध? अरे भैया, हमारा ऐसा हाउस ऑफ पोस्टर महल आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। yes. ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत मिलेगा। अच्छा, ये मेरा पहला ब्लॉग है। ओ माय गॉड भाई, सबसे पहले तो आइए पधारिए। और क्या आए दिन बाहर के। भाई बहुत बहुत बधाई तुम्हारे शो के लिए। नहीं, सबसे पहले तो शुरुआत तो बधाई से कि भाई आपने ये कदम उठाया। मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था कि भाई पॉडकास्ट करो एंड आई एम द फर्स्ट मेहमान, तो इसके लिए आई एम सो पुलकित हो गए प्राण, आत्मा आनंद विभोर हो गई। अच्छा बाय द वे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बड़ा लकी मैस्कॉट हूँ। ओके, तो जिसको मैं छूता हूँ वो सोना उगलने लग जाता है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। अब आप बता ही रहे हो, पूछ ही रहे हो। आपको पता है ऋतिक रोशन की जो पहली पिक्चर थी कहो ना प्यार है, उस टाइम पे मैं RJ बन के आया था कनाडा से मुंबई एंड आई वॉज, उस ज़माने में ये प्रमोशंस नाम की चीज़ होती नहीं थी। साल 2000 की मैं बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि आई वॉज द गाय जिन्होंने ऋतिक और अमीषा पटेल के साथ इंडिया का सबसे पहला जो लाइव, जैसे मॉल होता है ना, मॉल, तब मॉल भी नहीं थे, तो क्रॉस रोड्स करके एक मॉल पहला खुला था बम्बई में, वर्ली में, सॉरी हाजी अली में। अच्छा, वहाँ पर आई वॉज द एंकर फॉर दैट शो, जिसमें ऋतिक और अमीषा, तब किसी को पता भी नहीं था कि ऋतिक इतने बड़े सुपरस्टार बनेंगे। कोक ने उसको ऑर्गेनाइज किया था एंड वहाँ पे उनके सारे फैंस आए थे। उसके बाद हम शाम को हम बोलिंग कंपनी करके एक फिनिक्स मिल्स में रेस्टोरेंट था, वहाँ पर हमने प्रमोशन किया। वो ऋतिक और अमीषा, मैंने डिनर खाया। इसके बाद वो मुझे घर पे छोड़ के आए ऋतिक। एंड बाद में सालों बाद मैं जब उससे मिला, मैंने कहा देखो भैया, हमने आपका पहला प्रमोशन किया था तब आप इतने बड़े सुपरस्टार बने, तो माना इस बात को। तो आप देखिए ये पॉडकास्ट आपका क्या रंग लाता है। अच्छा, मेरे चैनल का नाम है गौतम्स मंडली। तो बेसिकली इसके पीछे का थॉट्स ऐसा था कि मैं चाह रहा था कि यार मेरे जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, मतलब जो मेरे साथ हैं, तो उनको एक एक कर उनके जो उन्होंने लाइफ में अचीव किया है, तो उनकी चीज़ों को मैं चाह रहा था मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं। थैंक यू। तो ये पागलपन मेरा कैसे शुरू हुआ, ये तो जान लो पहले मुझसे। यस। तो ये पागलपन तो शुरुआत करते, क्योंकि मैं इतना पागल हूँ तो मैंने किचन को भी नहीं छोड़ा है। तो किचन से शुरुआत करते, चलिए यहीं से किचन पे आ जाइए। ये इधर आ जाइए, ये देखिए, ये मेरा किचन है। मैं किचन में खाना नहीं बनाता हूँ, यही सब पकाता रहता हूँ। देखो ये देखो,
अच्छा मैं ये भी बता दूं आपको गाइस हाँ। कि मैंने जो जो फिल्में देखी, मैं इतना पागल था जब छोटा था दिल्ली में, मतलब मैं पैदा हुआ बम्बई में, फिर उसके बाद हम दिल्ली चले गए। वहाँ पर मेरी माँ जो सिंगल पेरेंट थी, तो वीकेंड को कुछ करने को होता नहीं था, तो गए हम पिक्चर देखने, और मुझे इतना पागलपन था कि मैं हफ्ते में उनसे 2 या 3 फिल्में करवाई, मतलब कैसे लालच करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके। और मुझे सारी फिल्में याद है, मुझे याद है अपने पराए मैंने रीगल थिएटर में देखी थी दिल्ली में, ये भी मुझे याद है। मुझे याद है मैंने सुहाग पिक्चर वहाँ पे दिल्ली में सपना थिएटर था, वहाँ पे देखा था। मैंने त्रिशूल पिक्चर यहाँ पे बॉम्बे टॉकीज में जब मैं छुट्टी के लिए आया था अपने कजिन्स के पास, तब मैंने त्रिशूल देखी थी। ये सारी फिल्में, अच्छा ये मैं आपको बता दूँ, दीज आर, आई हैव अ कलेक्शन ऑफ अबाउट 5000 रिकॉर्ड्स, पोस्टर्स, मैगजीन्स फ्रॉम 1953 टू द 80s। हाँ ये सब, ये अच्छा इनको लॉबी कार्ड्स कहते हैं गौतम। तो लॉबी कार्ड्स अगर आप जाओ देखो, इस वक्त तो ये मतलब होता ही नहीं, ये आप देखो। हाँ जब सिंगल स्क्रीन होते थे ना, तो जब हम जाते थे पिक्चर देखने के लिए, तो उधर हॉल में ये होता था, पिक्चर का सीन होता था, तो उसी को देखकर हम, तब और नॉर्मल सोशल मीडिया का प्रमोशन तो था ही नहीं, तब इसको देखकर अरे इस पिक्चर में ये सीन होने वाला है, अरे देखो इस पिक्चर में ये सीन होने वाला है, तो इसको देखकर हमारे अंदर लालच आता था। तो देखिए, तो एडवांस बुकिंग की काउंटर के पास में भी ऐसे होते थे, और उसको देखकर फिर लोगों को लगता है ये पिक्चर में ये होने वाला है, इसको लॉबी कार्ड कहते हैं। मैं तो बहुत छोटा ही था। अच्छा ये जो है ना, ये सॉन्ग बुकलेट्स जो है, ये रेलवे स्टेशन पे और थिएटर के बाहर बिकते थे। इससे पूरा गानों के लिरिक्स क्या क्या है पिक्चर में, कौन डायरेक्टर, कौन प्रोड्यूसर, कौन एक्टर, ये सब है। और ये सब मैंने इसकी को पोस्टर बना दिए, सन्यासी, आपके दीवाने। सो दीज आर द ओके गाइस, दीज आर द पीपल आई ग्रू अप। अच्छा तो ये आपके मतलब कब से ये मतलब ये आपके अंदर ये पागलपन सवार हुआ कि यार ये पूरा म्यूजियम लग रहा है यार अनिरुद्ध? मुझे लगता है कि चाय में भी वो बॉलीवुड की खुशबू आती होगी। तो फिर और क्या, तो इसे तो मैंने अपना ये देखो, ये तो मैंने यूज ही नहीं किया, इसमें तो अभी पेड़ उगने वाले हैं, क्योंकि मैंने यूज ही नहीं किया। इसके मुझे लगा कि धुआं उठेगा तो ये खराब हो जाएंगे, तो मैं चाय भी बाहर से मंगवाता हूँ, सोचो। सो आई टेल यू हाउ दिस पागलपन हैपेंड। अच्छा पहले, दीज आर ऑल माय फिल्म्स जो मेरे बचपन का हिस्सा है। तो मैं तुलसी, पति, आई ग्रो अप विद संजीव कुमार, राजेश खन्ना, फिरोज खान, जया बच्चन। ये उस जमाने की जया बच्चन है जो बड़ी स्वीट और सुशील थी। ये आज की जया बहादुरी से, आज की जया बच्चन से बहुत अलग है। तो वो जया बहादुरी थी, कंट्रोवर्शियल आप देखिए भैया, कल ही उनका वायरल हुआ वीडियो, तो इसलिए मुझे अचानक याद आ गया। मैं उस जया बहादुरी को बहुत पसंद करता था, वो चुपके चुपके और कूड़ा कागज, उपहार, पिया का घर दिखाइए, ये देखिए ऐसी जया बहादुरी। आपको याद है कि आजकल की जया बच्चन को देखकर आपको ये वाली आप भूल ही गए होंगे, ये वाली भी थी, देखिए कितनी मासूम, ओ माय गॉड। अरे वो खुद भूल गए होंगे कि कभी वो ऐसी थी। क्या प्यारा उनका पर्सनैलिटी था। सो गाइज ये मैंने क्या सोचा ना कि देखो, जिंदगी में जो जुनून आप पालते हो ना, उसे डब्बे में बंद करके मत रखो। मैंने सोचा है लोगों के पास होगी कलेक्शन, लेकिन अलमारी में पड़े पड़े जंग खाएगी, धूल चाटेगी, उससे अच्छा दुनिया को दिखाओ। और आपको पता है ये सबसे बड़ा ट्रेजेडी है हमारे बॉलीवुड का, कि देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ आर्काइविंग। मैं बड़े से बड़े स्टार्स का इंटरव्यू किया है, उनके पास ना अपनी ट्रॉफीज़ हैं, ना मैगजीन है, ना पोस्टर है, ना रिकॉर्ड है, कुछ नहीं है। ना सरकार के पास है, ना कोई बॉलीवुड म्यूजियम। हमारा इतना पागलपन वाला देश है बॉलीवुड का। आप सोचो ये सारे जो अनिरुद्ध ने किया, आई थिंक ये ओरिजिनल पोस्टर। हाँ ओरिजिनल है। अरे भैया ये 10-10 हज़ार के, आपको मैं बता दूं ये 10-15 हज़ार कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा आप देखिए, अच्छा ये भी देखिए, यहाँ पे ना उधर प्रिंटिंग प्रेस का नाम आता था, इससे आपको पता चलता था कि ये ओरिजिनल है। ये देखिए, ये देखिए। और ये देखो, ये पेंटर का जो कलाकार होता था, दिस वाज लाइक आर्ट। ये एम.एफ. हुसैन की कारीगरी से कम नहीं है, उनका सिग्नेचर होता था कि किसका, यू नो। तो ये सब ओरिजिनल 5000, 10000, 15000 की पोस्टर्स है भैया। ये पूरा मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा ये देखिए, मैंने पूरा इसको, मैंने पूरे डीवीडी से पूरा इसका ये बना दिया। ये देखिए पूरा इन्होंने, मैंने टेबल बना दिया। तो मेरे पास करीब 500 डीवीडीज पड़े थे। मैंने कहा अब इनका क्या करूँगा, डीवीडीज खत्म हो गए, तो मैंने इसी को ये बना दिया। यार मेरा लेंस एकदम छोटा पड़ जा रहा है जितना मतलब तो फिर अच्छा ये पिक्चर जो मैंने बनाई थी 2015 में। सो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। तो बेसिकली जो अनिरुद्ध हैं, तो ये आरजे तो थे ही थे, बाकी इन्होंने काफ़ी कुछ फिल्मों को राइट भी किया है और उन्होंने लिखा है। और उसमें से आई थिंक मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर जो फिल्म थी जहाँ पे विवेक ओबराय ने प्ले किया है, तो उसके भी राइटर अनिरुद्ध हैं। और ये मल्टी टैलेंटेड आदमी है, मतलब आरजे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर,
राइटर, और एक चीज़ और बोलूँ, लता जी के ऊपर इन्होंने रिसेंटली बुक लिखा है। और हमारी पिक्चर के तो मुझे चपरासी भी बनना पड़ा भैया। हाँ मतलब इन्होंने बहुत मेहनत की है लिटरली। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मुझे आई थिंक 10 साल पहले जो मैं अनिरुद्ध को मिला था तो सिटी मॉल के बाहर। हाँ अच्छा, हाँ ये भी मैं बताता हूँ। अच्छा भैया मेरे ऊपर है कैमरा? हाँ यस, ये हाँ। यहाँ पे हम देख लेते हैं। हाँ ये देखिए। तो भैया मैं बता रहा था ना कि पागलपन ज़रूरी है ज़िंदगी में। हाँ। तो मुझे याद है कि जब मेरी पहली पिक्चर का पोस्टर दिखाइए, हाँ। सबकी बजेगी बैंड। यस, ये देखिए। तो ये इसमें स्वरा भास्कर, सुमित व्यास, अमोल पराशर, ये इनकी पहली फिल्म थी एज लीड एक्टर्स। Yes. तब कोई उनको ज़्यादा जानता भी नहीं था। तब स्वरा को लोग थोड़ा जानते थे तन्नू मेट्स बनू की वजह से। और इट्स फर्स्ट फिल्म एज ए हीरोइन, हाँ, और एज इसका लीड। कॉन्सेप्ट भी अलग था ना। हाँ बिल्कुल, आपने पूरा सेक्स और बॉलीवुड को लेकर Yes. बिल्कुल हमने सब पूरी बॉलीवुड की बैंड बजाई थी। और इंडिया फर्स्ट रियलिटी फिल्म। हाँ रियलिटी आप देख लीजिए, लिखा हुआ भी है बेस्ड ऑन poster ट्रू पे। इवेंट्स, राइट। एकदम देखिए। और इसको परसेप्ट कंपनी ने प्रेजेंट किया था। और जिन्होंने माला माल वीकली और इकबाल और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उन्हें तो इट्स योर फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर। यस। Oh, very nice. और बाद में देखे ना सुमित, स्वरा, अमोल, हाँ, कितने वो बड़े सारे, एक्टर्स सारे, बने सारे OTT पे। Yes. तो इस पिक्चर के पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ। तो मैं आपको जल्दी में बताता हूँ। सो बेसिकली हुआ ये कि मैं जब छोटा था तब दिल्ली में था, वहाँ से फिर हम शिफ्ट हो गए थे कनाडा में मेरी माँ मुझसे भी ज़्यादा क्रेजी है। उन्होंने मुझे एक रेडियो स्टेशन में भर्ती करवा दिया। बोली कि मेरा बेटा बहुत आलसी है, वो तो आएगा नहीं, आप उनको भर्ती कर दो। तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कॉल किया, बोला कि आप आइए हमारे पास काम के लिए। तो मेरी जो बॉस थी सुषमा, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया एज एन आरजे, जिसका मैं हमेशा एहसानमंद रहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जो रेडियो का जो ज्ञान दिया वो मेरे इतने काम आया। क्योंकि उसके बाद 7 साल बाद जब मैं बम्बई आया 1997 में, तो तब मैं सिर्फ 3 साल का था, क्योंकि अब मैं सिर्फ 22 साल का हूँ। भैया नहीं तो आप लोग कैलकुलेट करोगे मेरी उम्र क्या है। ये बहुत सही था। हाँ तो मैं 3 साल की उम्र में आया था, ताकि Yes. अभी मैं शायद 25 का हो गया हूँ। आई थिंक ये हमारा प्रोमो बनेगा। हाँ तो भाई तब मैं 3 साल यू लुक लाइक 24 ना। यस ऑफ कोर्स। यस, मैं तो ऋषि कपूर की तरह, हाँ ये भी मुझे हमेशा बताया गया कि भैया आप ऋषि कपूर की तरह बड़े दिखते हो। ये खुद ऋषि कपूर की फैमिली ने मुझे बताया। अच्छा, मुझे तो आप सलमान खान जैसे भी दिखते हो। चलिए तो नहीं, तो ऐसे हुआ ये कि मैं मैं हमेशा मानता हूँ ज़िंदगी में ना कैटलिस्ट हर इंसान की ज़िंदगी में कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। हमेशा हम अपने आप एक कदम नहीं उठाते हैं, कोई हमें पीछे से हल्का से धक्का देता है। जैसे मेरी माँ ने धक्का दिया तो मैं रेडियो में आया। उसके बाद ये हुआ 1995 में, मुझे अभी भी याद है, तब DDLJ लगी थी और मैं आया था तब मुंबई छुट्टी करने। तो सचिन पिलगांवकर तब एक शो बना रहे थे तू मैं, जिसमें सुप्रिया उनकी वाइफ थी, रीमा लागू थी। बहुत बड़ा हिट शो था स्टार प्लस पे। और उन्होंने कहा कि अरे मैं ऐसे सेट पे गया और मैंने ऐसी बातों में उनको एक एपिसोड लिख कर दे दिया। मुझे वो शो इतना अच्छा लगा। मैं चला गया कनाडा, वो एपिसोड एयर हुआ, मेरा नाम आया और सचिन जी ने मुझे कहा, क्योंकि वो मेरे फैमिली फ्रेंड थे, कि यहाँ पे राइटर्स की बहुत कमी है, तुम मुंबई आ जाओ। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, मैं पैसे जोड़ा, 1997 में मुंबई आया। अब ये बात अलग है कि उनके साथ कभी काम करने का मौका मिला नहीं, पर अगर वो नहीं होते तो मैं शायद इतनी हिम्मत करके मैं मुंबई नहीं आया। हाँ बट यही होता है ना, पहला जो आदमी कोई ब्रेक देता है या कुछ भी उनके थ्रू होता है और तो वो मेमोरेबल हो जाता है। और एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पे आया तो फिर मैंने रेडियो का सफ़र, क्योंकि मैं रेडियो में जब कर रहा था कनाडा, तब रेडियो वहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट FM तब आया ही नहीं था। हाँ, बिलीव इट और नॉट, जो आज वी आर सो यूज्ड टू इट, तब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही होता था। फिर 1998 में FM चैनल्स, पहला प्राइवेट FM शुरू हुआ 1999 के आसपास। तो तब मैं ऑल इंडिया रेडियो में मैंने पहले इंटरव्यूज़ अपने किए। आई फील सो ऑनर्ड कि मैं सही टाइम पे आया। कितने दिग्गज हमारे जो अब नहीं रहे, जगजीत सिंह साहब, कादर खान साहब, मैंने म्यूजिक डायरेक्टर रवि, अच्छा, इन लोगों का सबका हाँ मैंने इंटरव्यू किया। मैंने तब सुनील शेट्टी बड़े हीरो थे, सैफ अली खान तब नए आए थे, अनुपम खेर का मैंने तब इंटरव्यू किया, मौसमी चैटर्जी और ऋषि कपूर। हाँ नहीं उनका फिर मैंने बाद में किया। और उसके बाद फिर ऑफकोर्स मैं रेडियो सिटी में आया। रेडियो सिटी से बाद में मैं बिग FM में आया। तो बिग FM में काफ़ी सालों तक रहा। लोग ये नहीं जानते कि मैंने टेलीविज़न भी काफ़ी किया। अच्छा। तो एक बहुत बड़ा शो था उस ज़माने का, जो KBC के साथ स्टार्ट हुआ था, और उसका नाम था खुल जा सिमसिम। अमन वर्मा, याद है वो 3 दरवाजे होते थे। और उसमें जो एक था टाई टाई फिश, अगर वो दरवाजे के पीछे गिफ्ट नहीं मिलते तो उसको बोलते थे टाई टाई फिश।
तो इसमें आप क्या थे? तो अरे आई वाज द राइटर ऑफ द शो। मैंने वो टाइटा फिश का कॉन्सेप्ट मैंने ही तो शुरू किया। अब आज जब आप कभी देखते हो किसी फिल्म में या कोई बोलता है टाइटा फिश, वो एक्चुअली उसकी वजह से, क्योंकि हमने तब वो पहली बार वो वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, टाइटा फिश। तो वो खुलजा सिम से मैंने लिखा था। उसके बाद फिर मैं बिग एफएम में आया। फिर मेरा ये था कि भैया अब मुझे क्योंकि मैं एक और चीज़ मानता हूँ गौतम की ज़िंदगी में ना, अगर तुम्हें कामयाब होना है, आई बिलीव इन अमित जी को मैं बहुत मानता हूँ कि उन्होंने कैसे अपने आप को हमेशा इवॉल्व करते रहे। इसलिए आज के जनरेशन के लिए भी वो उतनी ही रेलिवेंट है जितने कि 40 साल पहले थे। तो मैंने कहा यार कि मैं आरजे हूँ ठीक है, लेकिन अब और ज़िंदगी में और भी कुछ करते रहो, यू नो, नहीं तो आदमी स्टैग्नेंट हो जाएगा। आप बोलोगे आप सरकारी नौकरी करके बैठे हो। बिल्कुल। फिर मैंने अपना फिल्म का करियर शुरू किया। भैया मैं जद्दोजहद करने लगा। एक फ्रॉड प्रोड्यूसर मिला, फिर दूसरा मिला, वो कोई भी और कहानी, उसका एक अलग एपिसोड उसी के ऊपर, उसके ऊपर। अच्छा ये भी मैं आपको एक एपिसोड जरूर बताना चाहूँगा। आपको पता है कि मेरी फिल्म की हीरो एक्चुअली आयुष्मान खुराना होने वाले थे। ओह सीरियसली? यस। तो हुआ ये कि उनको मैं जानता था बिकॉज आई वाज वन ऑफ द गाइज हु हेल्प्ड हिम बिकम एन आरजे इन द सेंस। तब मैं श्रेय अपने आप को नहीं दूंगा, बेसिकली तब वो आरजे बनना चाहते थे एंड आई वाज वन ऑफ द टॉप आरजेस इन बिग एफएम। तो हम सब अहमदाबाद गए थे जहाँ पे आयुष्मान भी आया हुआ था एंड आई वाज ऑन द पैनल ऑफ जूरी टू सिलेक्ट कि ये सारे आरजेस में से किसको ले। तो मैंने उसमें उनका नाम रेकमेंड किया था। आई वाज वन ऑफ देम, ऑफ कोर्स और ने भी रेकमेंड किया था। उसके बाद वो बहुत बड़े आरजे, वीजे, फिर फिल्म एक्टर बने। तो हुआ ये कि क्योंकि मेरी उनसे तब दोस्ती हुई, तो जब मैं अपनी पहली फिल्म सबकी वजह की बैंड, तब उसका नाम था KLPD। अब आप समझ जाओ KLPD का मतलब क्या है, पर हमने कुछ और मतलब निकाला था, किसेस लव फिल्म दोस्ती, ऐसा कुछ रखा था हमने नाम। तो बाद में चेंज किया। तो तब एक और फ्रॉड, एक तो प्रोड्यूसर था, फिर जो दूसरा वाला था उसने हमें पैसा दिया, बोला चलो बैंकॉक में शूट करो। तो आयुष्मान तब हीरो बना नहीं था। अच्छा। तो आयुष्मान ने कहा ठीक है, मुझे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, मैं फिल्म करूँगा। अच्छा। हमने भेज दिया उसको, और भी एक्टर्स थे, यश टोंक, तनाज तनाज करीम, बेचारे कुशाल पंजाबी जो अब नहीं रहे, वो सब एक्टर्स बैंकॉक गए। अच्छा। और हम इंतजार कर रहे थे कि चलो हम भी जाएंगे। मैं डायरेक्टर था फिल्म का। वुड यू बिलीव वो प्रोड्यूसर के पास पैसा ही नहीं था। अरे वो लोग वहाँ पे जाके अटक गए। आयुष्मान और जो बाकी फेमस एक्टर्स थे तो वो तो 4 दिन के बाद निकल आए। अच्छा। मेरी बाकी प्रोडक्शन टीम, असिस्टेंट टीम वहाँ अटकी रही 2 महीने तक। और उधर के जो बंदे थे EPs, उन्होंने उनका पैसा, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया कि जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक हम आपको, क्योंकि सारा होटल्स का बुकिंग हो चुका था, लोकेशन का। इट वाज सच अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। और जबकि उस प्रोड्यूसर ने खर्चा कर लिया था ऑलरेडी। और मैंने तो बोला था भैया अपनी EP से कि भैया बैंकॉक क्यों जा रहे हैं। यही होता ना जब आदमी में लालच आता है, अरे वाह सब उधर जाएंगे, शूटिंग करेंगे, ग्लैमर। मैंने कहा भैया मेरा जो शूटिंग है एक घर का लोकेशन है। इंडिया में होता तो ये तो बातें नहीं होती। अरे बिल्कुल। तो मैंने देखा, तब मैं समझ गया बजट नाम की एक चीज़ होती है कि भैया सस्ते में करो लेकिन अच्छा करो। डजेंट मैटर कि आपको कोई ग्लैमरस लोकेशन ना मिले। इसलिए मैं सब राइटर्स को भी बोलता हूं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो डायरेक्टर है आपका, जो फिल्म का जो सबसे हेड ऑफ द कैप्टन है, तो उसकी तो बात मानो यार। अरे उन्होंने बोला कि तुम क्यों बोल रहे हो, तुम्हें बैंकॉक जाने को बोल रहा था, चुप रहो। उनको लगा वो अय्याशी करेंगे। मैंने कहा भैया मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं बोलेगी, लेकिन हम आपके लिए प्रोजेक्ट लेकर आए ना। भैया ऐसी फिल्में बनती हैं यहाँ पे इंडिया में, प्रपोजल्स ऐसे ही बनते हैं कि चलो बैंकॉक जाएंगे डूड, वहाँ पे 2 गाने आइटम नंबर शूट करेंगे, म्यूजिक वीडियो बनाएंगे। वो सब था उधर फंडा, म्यूजिक वीडियो तब होते थे। तो फैंटेसी है लोगों के अंदर, प्रोड्यूसर्स ऐसे, जबकि मेरा घर मेरे स्क्रिप्ट एक ही घर के लोकेशन में सीमित थी। तो एनीवे फिर वो सब हुआ ड्रामा। उसके बाद मैंने तौबा कर ली। फिर जब तीसरा प्रोड्यूसर आया यूसुफ शेख, आयरनी देखो, बोल रहा कि बॉस मैं पिक्चर करता हूँ ना। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे डरता ये भी पता नहीं क्या। तो बोला भैया मेरे पास 1 करोड़ है, 1 करोड़ में बना सकते हो क्या। मैंने कहा 1 करोड़ का मैं 25 लाख में बना सकता हूँ, लेकिन पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में होना चाहिए। और कास्ट मैं चुनूंगा, मुझे नहीं कि हीरोइन मैं ला के दूंगा, नहीं मैं सब। और फिर मैंने क्या किया, क्योंकि पिक्चर सस्ते में बनानी थी, 1 करोड़ में बनानी थी, मैंने सारे थिएटर एक्टर को लिया। मैंने कहा ये लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब मेमोराइज करेंगे डायलॉग। आपको पता है वो पिक्चर मैंने 18 दिन में शूट की। अच्छा, जबकि मैंने कभी पूरी पिक्चर, और सोचो 18 दिन में, जबकि मैं ना तो मैंने कभी गौतम किसी को असिस्ट किया था, ना मैं कभी किसी फिल्म स्कूल में गया था। बस आदमी में ना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आपको पता है उस फिल्म के लिए मैंने 200 एक्टर्स को अप्रोच किया। 200, अगर उसकी मैं एक कहानी बना सकता हूँ। तब्बू से मैं मिला, सोचो तब्बू से भी, इमरान हाशमी,
आफ्ताब शिवदसानी, अरे रे रे। जिम्मी शेरगिल, कोंकणा सेन शर्मा, तब उस जमाने जो एक्टर्स थे ना, विनय पाठक, हाँ, विनय रणवीर पाठक। शोरी, ये सब बहुत ये फेमस थे। सारे राहुल ये तो बोस, बड़े एक्टर थे। राहुल बोस उस जमाने में ये सब बहुत फेमस थे। ओह। फिर बाद में मैंने कहा भैया जो आ रहे हैं कर लो पिक्चर, डजंट मैटर, पिक्चर तो बन रही है ना। ये हाँ। मैं हमेशा मानता हूँ गाइस, ये बहुत बड़ी सीख है मुझसे, आप अरे सीखिए। आपके सारे फिल्म के जितने भी एक्टर थे आज वो अच्छे लेवल पे कर रहे नहीं हैं। नहीं, और जैसे वो स्वरा अच्छे हों मैं जो भी भास्कर, हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी मेरे लिए था कि एज अ कलाकार, एज अ राइटर डायरेक्टर, मेरा नाम विकीपीडिया और IMDb में आना चाहिए। Right. अगर मैं सोचता कि Right. भाई मुझे जब करण जौहर मिलेगा तभी मैं पिक्चर करूंगा, तो नहीं, मैं फिर- बैठा रह जाता। तो जिंदगी में जो आपको पहला मौका देता है ना, Yes. हाथ पकड़ लो। हाँ, मेक श्योर कि वो कोई फ्रॉड वॉड नहीं है, वो सब मैंने सीखा उससे। अब आप देखिए ना, मेरी पहली पिक्चर बनने में 4 साल, बनने में, रिलीज होने में, और ये भी मुझे याद है कि भैया हमने धरना दिया था थिएटर के बाहर, आपको पता है, PVR के सामने, क्योंकि हमें एक ही शो मिल रहा मैं था। तो आपको देखा था। तुमने देखा था? हाँ, yes, धरने दिए थे हमने, मतलब मैंने मार्चिंग इवन की आपको थी। टिकट भी बाहर खड़े होके हाँ, Infinity मैं Mall टिकट के लोगों को बाहर दिए हाँ। कि आइए पिक्चर देखने। मैं हाँ। जाता था एक थिएटर Promotion में करते जाता हैं। था, पृथ्वी में जाता था, एक्टिंग स्कूल में जाता था, यहाँ तक कि आप यकीन करोगे, इन्फिनिटी मॉल उससे मुझे निकाला गया, सर आप ये नहीं कर सकते मार्केटिंग। मैं उधर फूड कोर्ट में जा जाकर भैया मेरी ऊपर पिक्चर, भी? हाँ फूड कोर्ट में। अरे यार। फिर मैंने कहा अच्छा नहीं, मैं अंदर आपको ही- बाहर देखा था अरे हाँ, क्योंकि फिर जब मुझे हटाया गया तो बोला तो अंदर नहीं तो बाहर तो जा सकता हूँ, ये मुझे कुछ रोक नहीं सकते, तो मैं सीढ़ियों पे खड़ा हो ये तो गया। आपके- ये पागलपन होना चाहिए जिंदगी में। जुनून दोस्तों देखो और आप, इसलिए मतलब हमारी पिक्चर बिल्कुल। 10 हफ्ते तक चली, सोचिए, हाँ, जो बहुत बड़ी बात थी। मैंने बोला 50 दिन तो फिर पिक्चर और चलनी एक चाहिए। अलग कॉन्सेप्ट के साथ इतने दिन चल रही है, और सीरियसली मतलब बहुत मैंने तो पूरी फिल्म आपकी देखी थी, बहुत नहीं, अच्छी पर उससे बनी है। हिम्मत मुझे मिली, और उसी के देखिए हमेशा जिंदगी में ना एक कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है। उसकी वजह से फिर मुझे PM नरेंद्र मोदी मिली, Yes. जिसे विवेक ओबरॉय एक्टर थे, Yes. संदीप सिंह मेरे पहचान के थे दोस्त, उन्होंने Yes. फिल्म प्रोड्यूस की, उमंग कुमार जिन्होंने मेरी कॉम बनाई, वो डायरेक्टर थे। बड़ी टीम थी और उस फिल्म का भी क्या, ओ माय गॉड, आप सोचिए प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि भाई मुझे लोकसभा इलेक्शन के टाइम इस फिल्म को रिलीज करना है। हाँ। अब आप सोचिए क्या बवाल मचा, अरे क्योंकि पूरा। और ऑपोजिशन ने I कहा, think सारे जो लोकेशंस थे वो ओरिजिनल लोकेशंस थे, और आप सोचिए ऑपोजिशन वाले बोल रहे थे कि भैया ये तो मोदी जी की फिल्म की प्रमोशन हो गई इलेक्शन के टाइम पे, तो उन्होंने फिल्म रुकवा दी हमारी, इमेजिन ओह, कीजिए। अच्छा। तो फिर जिस दिन, लेकिन ये भी हमारे हित में हुआ, क्योंकि जिस दिन वो जीते, अगले दिन 22 को शायद वो जीते या 21 को जीते, 22 को फिल्म रिलीज हुई, और हमारी पिक्चर उसी की वजह से चली, क्योंकि तब वो जीत गए। Right. तो इट बिकेम लाइक अ सेलिब्रेशन ऑफ मोदी जी। Right. तो ये एक सबसे कमाल की चीज़ हुई, Right. और इतनी मुश्किल थी मेरे लिए, क्योंकि इंडिया की क्या, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर मैं फिल्म लिख रहा हूँ, उस रिसर्च में 19-20 भी हो जाता ना, Yes. तो मेरी लग जाती। अब बड़ी चीज थी तो यार। मुझे इनफैक्ट सेंसर बोर्ड में मुझे आगे किया गया कि भैया इसने लिखी है, जो स्टेटिस्टिक्स दिए इसने दिए। यानी पॉलिटिकल सब्जेक्ट पे लिखना भी अपने आप में बहुत ध्यान रखना उसमें पड़ता है आप कि यार आप ऐसे एक्टर के लाइफ में आप कुछ भी लिख सकते हो, हाँ, कुछ हाँ। भी सिनेमैटिक की हवा में उड़ रहा है, Yes, कुछ भी yes, आप उनके साथ नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। नहीं तो पब्लिक मजा, तो इट वाज अ और वेरी करेंटली गवर्नमेंट भी था उनका, तो वो भी था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि मुझे दोनों को, अपोजिशन को भी बैलेंस करना हाँ था। दोनों को बैलेंस, तो- ऐसा नहीं लगे कि मैंने इनके लिए बनाया या इनके लिए हाँ, बनाया, right, तो right, दोनों को right. बैलेंस करना था। तो ऑब्वियसली आप एज ए राइटर आपने अपना काम सो बेहतर उस फिल्म किया। के बाद फिर ये हुआ कि अब मैंने कहा ना खून चख लिया था मैंने, अब मुझे कहा कि अब मुझे एक बायोपिक बनाना है। ओह, तो उस वक्त हैंड Yes. मुझे ख्याल आया कि मुझे लता मंगेशकर के Oh my ऊपर किताब goodness, लिखनी oh my है। तो ये मेरा सफ़र तब शुरू हुआ। तो मैंने अपनी I ज़िंदगी think ये में, आपके लिए काफी इमोशनल भी है ना, मतलब ये लता जी के एक्चुअली ऊपर। मैं आपको बताऊं, जब मैं, इसके पीछे भी एक इमोशनल कहानी है कि जब मैं मुंबई आया था तो मेरे फादर ज़िंदा थे, और मैं तब स्ट्रगल कर रहा था। और तब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मौसमी चैटर्जी का, जिनको पता था कि मैं, उनका इंटरव्यू भी मैंने किया था ऑल इंडिया रेडियो में, उनको मैंने बातों बातों में बता दी कि मैं लता जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आप यकीन करेंगे, मेरे जन्मदिन का तोहफा उन्होंने मुझे दिया कि मुझे बना बताया, वो मुझे सीधे ले गई लता जी के घर पे, अरे वाह। और लता जी ने मुझे देखा, मैं बच्चा था यार, Obviously. इतने बड़े दिग्गज जर्नलिस्ट को छोड़ के उन्होंने मेरे साथ अपनी ज़िंदगी का सबसे लंबा इंटरव्यू, और जनरली लता जी आई थिंक सो वो बिल्कुल इंक्लूसिव हो गई थी। हाँ, बिकॉज मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, जब उनकी फिल्म आई थी मोहब्बतें में उनके गाने थे, और तब दिल से का गाना आया था जिया जले जा जले। उसके बाद उन्होंने बहुत ही कम गाने गाए, वीर ज़ारा और इक्का दुक्की। तो वो किसी से बात भी नहीं करती थी, और मैं तो इतना छोटा सा लड़का, उन्होंने मेरे साथ ये इंटरव्यू किया, उनकी लाइफ का सबसे लंबा इंटरव्यू 8 घंटे का, और अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी, ये किताब It's a आपको proud अमेज़ॉन पे भी moment. मिलेगी, और It's a proud moment. इट वॉज अ ब्यूटीफुल मोमेंट। और इसमें उन्होंने क्या क्या कहानियाँ बताई, एक दो मैं बताना चाहूँगा बातें। सो
लता जी ने मुझे अपनी ज़िंदगी के इतने अफसाने सुनाए, पूरा उनका जो स्ट्रगल था, कैसे उनको उनका जो पहला हिट गाना था आएगा आने वाला आएगा, उस टाइम पे आपको पता है कि रिकॉर्ड पे हीरोइन के कैरेक्टर का नाम लिखा जाता था, अच्छा, उनका नाम भी नहीं। अच्छा। तो महल पिक्चर में जो हीरोइन का नाम था कामिनी, तो उधर कामिनी लिखा था। ओके। तो जब रिकॉर्ड हिट हुआ वो गाना आएगा 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 आने वाला, तो लोग HMV को कॉल करने लगे कि भाई किसकी आवाज़ है। हाँ हाँ। उसकी वजह से जब इतना हल्ला मचा तो तब ये फैसला लिया गया कि अब से सिंगर का नाम रिकॉर्ड पे आएगा। तो ये लता जी की वजह से हुआ। तो उन्होंने ऐसे बहुत से अफसाने सुनाए पिक्चर में। उन्होंने बताया मुझे कि कैसे उस ज़माने में फिल्म फेयर अवार्ड सिर्फ आपको पता है म्यूज़िक डायरेक्टर को दिया जाता था, सिंगर को भी नहीं मिलता था। कोई फिल्म फेयर अवार्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं था सिंगर के लिए। तो हुआ ये कि चोरी चोरी फिल्म के लिए शंकर जयकिशन को म्यूज़िक का अवार्ड मिला। तो वो आए उनके पास कि भाई अगले फिल्म फेयर अवार्ड में हम चाहते हैं कि आप जो भी हिट गाने इसके आजा सनम, मधुर चांदनी में हम, ये रात भीगी भीगी, वो गाने आप गाइए फिल्म फेयर में। तो पता क्या बोली, अरे मैं क्यों गाऊँ? बोलते कि गाने तो आपके हिट हुए, आपको अवार्ड मिल रहा है, तो आपको अवार्ड मिल रहा है तो आप ही गाना गा दो। बोले कि हम कैसे गा सकते हैं, हम तो म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बोलती लाला लाला कर लो। अच्छा, इमेजिन। तो वो बहुत अपसेट हो गए। तो आप सोचिए म्यूजिक डायरेक्टर इतने बड़े शंकर जयकिशन और लता जी तब नहीं थी, उन्होंने उनके सामने क्या हिम्मत थी उनमें। तो वो बात टाइम्स ऑफ इंडिया तक पहुंच गई। टाइम्स वाले तब फिल्म फेयर के तो वही करता रहता था। उसके बाद अगले साल से पहला फिल्म फेयर अवार्ड सिंगर को दिया गया और सबसे पहला अवार्ड उन्हीं को मिला, मधुमती फिल्म के लिए। नहीं, मेरे लिए तो मैं धन्य हूँ कि लता जी मुझे मिली, उनके ऊपर मैं किताब कर पाया। और इससे ज़्यादा और इमोशनल देखिए कहानी का ट्विस्ट कि जब वो मैं उनको किताब दे नहीं पाया क्योंकि उसी बीच कोविड के टाइम पे उनकी डेथ हो गई। तो जब उनकी डेथ हुई तो जाने से पहले उन्होंने एक वादा लिया था मुझसे कि अनिरुद्ध, मैं चाहती हूँ कि मुझसे जुड़े हुए हर कलाकार को आपकी किताब दें, क्योंकि मैंने उन सबको ये ट्रिब्यूट दिया, इस उनका जिक्र किया इस किताब में। तो आप यकीन करेंगे कि मैंने एक एक शख्स को जाके मैं मिला। आशा पारिक जी का सबसे मैं धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने इस किताब का इंट्रोडक्शन लिखा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिट गाने उन्हीं के थे लता जी के साथ। तो उन्होंने बिना किताब पढ़े मतलब इस पर हस्ताक्षर कर दिया कि मैं इस किताब को अपना ये देती हूँ, और इंट्रोडक्शन उन्होंने किया। ये उसके नहीं बहुत कमाल है। उसके बाद जितेंद्र से लेकर हेमा जी, जीनत अमान, नीतू सिंह, प्यारेलाल जी, आनंद जी भाई, राज बब्बर, पूनम ढिल्लो, पद्मिनी कोल्हापुरे, मतलब रवीना टंडन, जूही चावला। लता जी की सबसे कमाल की बात ये थी फ्रॉम द 50s से लेकर 90s 2000s तक उन्होंने कितने कलाकारों के साथ काम इतना किया। लंबा दौर किसी का हाँ, नहीं है। अनु मलिक, उत्तम सिंह, राजेश रोशन, राकेश रोशन, सबके साथ सबसे मैं गया और उनकी कहानियाँ, उनसे कहानियाँ ली कि उनका जो लता जी के साथ था। और क्या इंटरेस्टिंग कहानी मुझे पता चली, जैसे मंदाकिनी ने मुझे बताया कि इधर आइए, मंदाकिनी को दिखाता हूँ, ये देखिए। मंदाकिनी ने मुझे बोला कि मैं कभी लता जी से मिली नहीं थी राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग के टाइम पे, क्योंकि बोली कि तब तक गाने ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके थे जब मैं आई इस फिल्म में। अच्छा। तो जब मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, बोली कि हाँ मुझे तो उसके बाद मैं लता जी से मिली। ओके। और उनको ये भी नहीं पता था, जो लता जी ने मुझे फिल्म में बताया, अच्छा। ये बताया कि एक गाना राज कपूर ने एक एक्चुअली फिल्म बना रहे थे वो, अजंता। अच्छा, अजंता के बारे में वो भी आइए आपको दिखा दो अजंता। थोड़ा सा आपको झुकना पड़ेगा, ये आप कमाल की चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, ये देखिए, ये फिल्म कभी बनी ही नहीं, इसका नाम है अजंता, जो राज कपूर बना रहे थे नरगिस के साथ, जिनको वो बहुत चाहते भी थे, आपको भी पता है, उनका पर्सनल रिलेशनशिप भी था। और ये वो फिल्म उनका बहुत बड़ा सपना था अजंता बनाने का, पर दोनों का ब्रेकअप हो गया। और क्योंकि ब्रेकअप हुआ वो फिल्म बनी नहीं। उसका एक गाना था जो लिखा गया था, कंपोज भी हुआ था, वो गाना वो यूज़ नहीं कर पाए। गाकर सुनाई दीजिए आप। बताता हूँ ना। हाँ, तो वो गाना जब ये हुआ कि वो गाना तो तब यूज़ नहीं हुआ, 30 साल बाद वो गाना बना और उस गाने के बोल थे, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, क्या बात। ओ मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सोचिए जिस गाने
मतलब जो गाना एक पहचान बन गया मंदाकिनी का, वो जब मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपको पता ही नहीं है बात, आप तो खुद राज कपूर के साथ आपने काम किया। बोलती कि हम तो छोटे बच्चे थे, उनके पास बैठते थे, इतने डरते थे उनसे, और जो बात लता जी ने आपको बताया हमें ही नहीं पता थी। सुन साहिबा सुन, नरगिस का गाना उनके हिस्से में आया। अच्छा, मतलब कितनी उस बड़ी फिल्म का इसमें डाल दिया गया। हाँ, क्योंकि वो गाना इतना सुंदर था, 30 साल तक राज जी ने वेट किया। सोचिए कितनी बड़ी बात है यार। तो मेरे लिए इट वाज लाइक वाओ कि इन सबसे मिलकर, तो ये किताब मेरे लिए बहुत बड़ा एक ये बन गई। और उसके बाद से मैंने फिर एक ख्याल आया यार मुझे गौतम कि यार हम लोग किसी के चले जाने पे उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनके जीते जी उनको क्यों नहीं सेलिब्रेट करते। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इन सारे कलाकारों के साथ काम करूँगा। तो तब मैं आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं गया, कहाँ पे गया मैं, जीनी बेबी के पास, जीनत अमान। तो जीनत जी को मैंने बोला कि भैया हम आपके साथ शोज़ करना चाहेंगे। अली बाबा 40 शो। 40 शो। अरे यार अब धर्म जी नहीं रहे, माय गॉड, और हिमा जी और जीनत ये जी। बहुत दुखद रहा इस मतलब अभी इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे भगवान ने बहुत ऐसे मौके दिए हैं। और हाँ, तो ये जीनत जी वाला तो स्टोरी। जीनत जी का ये हुआ कि हमने उनको बोला कि हम आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी सुनाना चाहते हैं। यस। तो उनका स्टेज शो हमने पिछले साल बहुत कामयाब हुआ, दिल्ली बम्बई हर जगह हमने किया है। उसके बाद मैंने अच्छा उनके भी बड़े इंटरेस्टिंग किस्से उन्होंने सुनाए धर्म जी को लेकर ही, कि कैसे धर्मवीर के टाइम पे वो थोड़े से टुन थे, वो गाना था ना ओ मेरी महबूबा अच्छा। महबूबा महबूबा, पर बोली कि वो उनका इतना प्यारा मतलब मिजाज कि बोले कि आधे नशे में जब वो इतना कमाल का डांस कर सकते हैं तो अगर पूरे होश में होते तो क्या ही करते। तो और जीनत अमान ने क्या क्या अपनी कहानियाँ सुनाई कि कैसे देवानंद पहले हरे रामा हरे कृष्णा जो बना रहे थे, उसमें वो पहले जाहिदा को ले रहे थे जो उनकी एक और हीरोइन थी। तो बोली कि अरे मैं तुम्हारी बहन कैसे बन सकती हूँ, मैं तो तुम्हारी हीरोइन बनी हूँ, अच्छा। मुझे बहन नहीं बनना। तो देवानंद ने बोला अरे भैया तुम, बोलती मुझे मुमताज का रोल करना है जो हीरोइन थी पिक्चर की। वो बोले अरे पगली इसमें बहन का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोली नहीं मैं क्यों करूँ बहन का रोल, क्योंकि उस जमाने में बहन का रोल मतलब आप गए काम से, आप हमेशा बहन ही बन के रह जाओगे, फरीदा जलाल बन के रह जाओगे। तो जीनत अमान ने रोल किया, बोला कि किसने सोचा था कि मतलब वो बहन का रोल, जैनिस का रोल इतना बड़ा, वो फूलों का तारों का इतना फेमस। तो उसके बाद से फिर देव साहब को लगा भाई ये मेरी बहन बनने लायक नहीं है, इनको तो मेरी हीरोइन बनना चाहिए। तो वो अगली पिक्चर में हीरा पन्ना में उनको पूरा बिकिनी पहना दिया। बताइए, तो ये चीज़ है। तो मतलब तो क्या क्या उन्होंने किस्से सुनाए, राज कपूर का उन्होंने किस्सा सुनाया, सत्यम शिवम सुंदरम का किस्सा सुनाया कि आइए सत्यम शिवम सुंदरम में दिखाते हैं आपको। चलिए अरे ये मेरा बेडरूम है, आपको मेरे सारे सबसे रोमांटिक फिल्मों के पोस्टर पर ये आप देखिए, ये पूरा मैंने बाथरूम में नहीं छोड़ा। हाँ, ये बाथरूम में देखिए, ये मेन बाथरूम का गेट है और वॉशरूम हम बाद में करेंगे, पहले बेडरूम की तरफ चलते हैं। आप देखिए ये पूरा दोस्तों, तो ये अनिरुद्ध का हमारा पोस्टर महल है, अनिरुद्ध ने बनाया है। और आप देखिए तो सारी रोमांटिक मेरी सारी ऑल टाइम फेवरेट बातों बातों में सिलसिला। यार एक एपिसोड पूरा करना पड़ेगा। यस है ना, खेल में अरे पूरा एक एपिसोड इनकी को लेकर, इनकी सारी कहानियां जो इन लोगों ने सुनाई। मैं यहाँ पे सुलक्षणा जी के बारे में कहना चाहता हूँ, जिनकी अभी डेथ हुई रिसेंटली, और वो संजीव कुमार से बहुत प्यार करती थी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल इंटरव्यू था, पता है आपको? अच्छा। क्योंकि मैं उनको 1998 में मिला और वो तब सबसे दूर हो चुकी थी। ये करीब 27 साल पहले की बात है, जब मैं 2 साल का था। तो 2 साल की उम्र में मैंने इंटरव्यू किया, सोचो। तो ये जवान यार। तो उन्होंने पता है मेरे इंटरव्यू में वो रोने लग गई। और तब उस जमाने में लाइव इंटरव्यू होते थे, रिकॉर्डेड नहीं होते थे। तो लाइव चलता था, आप रोक भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि उलझन के टाइम पे उनकी पहली फिल्म थी एज ए हीरोइन, उनको संजीव कुमार से प्यार हो गया और वो रोने लग गई कि मैं उनसे प्यार करती थी। मैंने उनको बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सोचिए एक लड़की लड़के को प्रपोज कर रही है। और हरी भाई ने कहा कि नहीं मैं हेमा, ये मुझे नहीं पता था। और वो बोले कि आई थिंक मीडिया में भी ऐसा कुछ है नहीं था, लेकिन उस जमाने के लोगों को सब पता है। और वो बोले उनको कि मैं हेमा मालिनी से प्यार करता हूँ अभी। हेमा जी ने उनको मतलब ऑब्वियसली वो धर्म जी से आज मेरे एपिसोड पे ही आप बहुत फूल पटे। अरे मैं नहीं, पर ये तो बहुत मानी हुई बात है। अरे हेमा जी को पीछे तो सारे हीरो जितेंद्र सब उनको चाहते थे
सब, yes, बिकॉज शी वाज yes. सच अ ब्यूटीफुल ड्रीम गर्ल थी यार। तो Right, तो right. इनका दिल टूट गया। और आप सोचिए कि ना संजीव कुमार ने कभी शादी की, उनके मरने के बाद ये बिल्कुल एक जोगन बन गई उनके प्यार में। अरे रे रे। और उसी वक्त में जब उनको मिला 1998 में, तो Okay. रेडियो में बिल्कुल रो पड़ी उनके बारे में सोचकर। ये बाय द वे जतिन ललित की बहन थी। ट्रू लव होगा। और आप सोचिए इनकी जो डेथ हुई अभी 6 नवंबर को, उनकी डेथ आपको पता है हरी भाई किस मतलब संजीव कुमार कौन से दिन मरे? 6 नवंबर को, सेम डे एग्जैक्टली 40 साल बाद। ये 1985 में और ये तो उसके बाद अभी सडनली ये कहानी और बड़ी हो गई है कि अरे माय गॉड क्या प्यार था कि मरने के बाद उनको वो मिले इतने सालों बाद। सोचिए, तो ये मतलब उनकी दास्तान थी। बताइए। ये मैं आपको बता रहा था जीनत अमान, ये देखिए जीनत अमान सत्यम शिवम सुंदरम, ये देखिए। तो सत्यम शिवम की उन्होंने मुझे कहानी बताई कि कैसे वो पूरे वो बिल्कुल रूपा बनकर साड़ी वाड़ी पहन के, क्योंकि ऑब्वियसली राज कपूर उनको इस रोल में सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी ग्लैमरस हीरोइन। यार आपकी इवेंट में मैं अभी भी जीनत जी को देखकर पूरा फ्लैट हो गया। सही है ना? सीरियसली मतलब क्या क्या एंट्री था, क्या मतलब मानना पड़ेगा उतना दम जबरदस्त। का क्या, मतलब oh वो my God। अभी भी तो उन्होंने बोला कि मैं पूरी सफेद साड़ी पहनकर गई गांव वाली की, अच्छा। और वो ऐसे ठुमक ठुमक के गई, और वो मुझे पहचान नहीं पाई कि कौन है ये, पूरा घूंघट ओढ़ के हाँ। बोली कि मैं आपकी रूपा बनना चाहती हूँ। अच्छा। हाँ, और ऐसे उनको रोल मिला। गेटअप में गया मतलब पूरा गेटअप लगा कि अरे, क्योंकि ऑब्वियसली राज कपूर कहाँ सोचेंगे कि गांव की लड़की, हाँ। तो ऐसी इतनी ग्लैमरस लड़की हमें है, वो glamorous भी दम मारो थी। दम करने वाली लड़की गांव की रूपा बनेगी क्या? हाँ, तो उन्होंने पूरा getup हाँ, ले लिया बिल्कुल। पूरा, तो रूपा का। मतलब कमाल है ना, देखिए। तो ऐसे उन्होंने क्या क्या कहानियां सुनाई। कुर्बानी के टाइम का भी कहानी बताई फिरोज खान का, कि कैसे फिरोज खान ने उनको धर्मात्मा मतलब में मैंने सुना। धर्मात्मा का ऑफर किया था रेखा का रोल, अच्छा। पर बोली कि मैं दूसरा रोल नहीं करना चाहती, क्योंकि तब हेमा जी का बड़ा रोल था। अच्छा। तो था ना हीरोइंस का कि भाई मैं छोटा रोल क्यों हाँ, करूं। हाँ, हाँ, और वो हेमा जी रोल तब टॉप पे थी, यस तो उन्होंने किया नहीं, तो वो बहुत अपसेट हुए फिरोज खान, उसको फोन पे क्या क्या सुना दिया। अच्छा। फिर बाद में वो वापस आए, बोले कि देखो बेबी, उसको बेबी बोलते थे, जीनी बेबी, हाँ। जैसे देव साहब बोलते थे, बोले हाँ, कि हाँ। मैं तुम्हारे लिए इस बार एक ही हीरोइन है और 2 हीरो है, हीरो 2 है, तो अभी खुश हो जाओ। That was when कुर्बानी happened, you know। क्या मतलब क्या कहानियां यार इन लोगों क्या की। बात। अब ये देखिए, ये है रोटी कपड़ा और मकान। इसके पीछे भी क्या कहानी है। मेरा जो रेडियो का इंटरव्यू हुआ था मनोज कुमार को, ओके। मनोज जी को मैंने इंटरव्यू किया था जब उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था 2016 में। ओके। तब जब बिल्कुल ही वाज बेड रिडन सैडली फॉर द लास्ट 10 इयर्स, पर उस आदमी का दिमाग इतना स्ट्रांग था। आपको पता है इसके बारे में उन्होंने क्या कहा? ये उन्होंने क्या फोन पे रेडियो पे बोला है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ। हाँ, बोलिए। तो बिंदास। उन्होंने कहा कि जब ये पिक्चर मैं बना रहा था, तो पहले मैं एक्चुअली शर्मिला टैगोर को लेना चाह रहा था जीनत अमान के रोल के लिए, पर वो मौशमी का रोल करना चाह रही थी। तो फिर वो नहीं हुआ, तो फिर मैंने जीनत अमान को लिया। फिर मैंने कहा, और वो तो क्या रोल किया उन्होंने, मैं ना भूलूंगा, हाय हाय ये मजबूरी। तो बोलते हैं कि मैंने सोचा था, ये सोचिए ये मनोज कुमार बोल रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। वो बोले कि मैंने सोचा कि मुझे मार्केटिंग के लिए ऐसा पोस्टर डालना चाहिए ऐसे ट्रेड गाइड में, ओके। सी जीनत अमान हाँ। विथ क्लोज। ये मैं तो ऑलमोस्ट गिर पड़ा। मैंने कहा ये मनोज कुमार बोल रहे थोड़ा हैं। मनोज जी का एकदम ऐसा रहा है, ऐसा इतना मतलब- पेट्रियोटिक, इतना सीधा साधा, मतलब उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर एंड हाउ। आप भी घबरा गए अरे होंगे। वाह, अरे माला से, अरे मैंने जब उनको बोला, अरे आपकी पिक्चर जो पहली हिट हुई थी वो थी हिमालय की गोद में है ना, माला सिन्हा के साथ। Yes, yes, हिमालय की गोद में बहुत मैंने तो देखा है ये हाँ, फिल्म, तो बोले मैंने कि देखा। अरे तुम्हें पता नहीं उस टाइम पे मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे, माला की गोद में, माला की गोद। मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा ये मनोज जी। तो ही हैड सच अ मतलब स्मार्ट सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब जो हमारा जो इमेज छवि है उनके बाद। तो ये मुझे बहुत, मेरे काम में मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मैंने इन एक्टर्स का एक दूसरा रूप भी देखा। हाँ, एक जो बहुत क्लोजनेस ही- जब आप एक मतलब इंटरव्यू करते हैं, जब उनसे बात करते हैं, तो थोड़ा खुलकर भी आते हैं। अरे मत पूछिए, मतलब मैं आपको बताऊं, जब मैं लीना जी से मिला, देखिए मंचली, यस दोस्तों भी ये तो देखिए। लीना जी जो किशोर कुमार की वाइफ हैं, यस। और उन्होंने मुझे किशोरदा के इतने किस्से सुनाए, और मुझे बताया कि ये भी लव स्टोरी बड़ा मतलब ऐसा था ना? उनकी भी बहुत सैड लव स्टोरी उन्होंने बताया कि कैसे उनके पहले I think ये हस्बैंड सेकंड मैरिज है ना? पहले हस्बैंड की उनकी एक्चुअली डेथ हो गई थी गोली चलने से, अच्छा। और आज तक वो एक राज है कि वो खुदकुशी थी या एक्सीडेंट था या क्या था। और मतलब बस उनकी सुहाग रात के कुछ ही दिनों बाद
तो मतलब विद इन अ मंथ 2 months ही डाइट। एंड उसके बाद वो बिल्कुल दुखी थी और उसी टाइम पे किशोर कुमार उनकी ज़िंदगी में आए और उन्होंने उनको उस दुख से बाहर निकाला। अच्छा। और वो बोलती कि देखो किस्मत की बात है, उसी टाइम पे वो गाना गा रहे थे, उनका गाना आया था लीना ओ लीना 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 दिल तूने छीना। बोलती वो मैंने मेरे लिए नहीं गाए, मैंने कहा लेकिन नाम तो आप ही का है पिक्चर में गाने में। अच्छा, मुझे बचपन का इनका एक सॉन्ग बड़ा मैं सुनता था। हाँ। वो एक क्या था वो, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते। अरे क्या बात है, वो वाला song महबूब मुझे की और मेहंदी। भी- अरे हाँ, वो मेरा पिक्चर भी बहुत मतलब favorite उस टाइम पे फ्लॉप हुई पर बाद में जब रिलीज हुई तो सुपर हिट हुई। ऐसा कितनी देखिए खूबसूरत दिख रही बहुत सुंदर थी। बहुत तो वो मुझे बता रही थी किशोर दा के बारे में कि वो इतने संकी थे कि एक बार किसी ने उनसे शर्त लगा ली, अच्छा। तो वो सिर्फ टावल पहनकर पूरे मरीन लाइंस तक घूमे गाड़ी में सिर्फ टावल में। शर्त के लिए? हाँ शर्त के लिए, और सबको वेव कर रहे हैं सिर्फ टावल पहना। ये आर्टिस्ट ही कर सकता है। ये एक मतलब आर्टिस्ट किशोर सिर्फ कुमार। किशोर कुमार ही कर सकते हैं। किशोर कुमार ही कर तो वो मतलब ऐसे कमाल के आदमी थे। और ये देखिए मेरी रेखा को मैंने बिल्कुल अरे अपने रे बिस्तर रे के रे। पास रखा हुआ अरे है। रे ये रे मेरा रे एक सपना अभी बाकी है, जी। जैसे कहते हैं ना अनफुलफिल्ड। अगर आप मुझसे पूछो ना अधूरा सपना, यार तो मेरा ये- अधूरा सपना है कि मुझे अब रेखा के साथ शो करना है। ओह। उनका मैंने इंटरव्यू नहीं कर पाया मैं, लेकिन उनका एक ये मेरा सौभाग्य रहा ये- कि जब ये मैं होगा, जब ये मैं होगा। मोदी जी की देखिए मोदी जी मेरे कहते लकी थे। हाँ। तो जब मैं फिल्म कर रहा था मोदी जी हाँ, की, हाँ। तो उमंग कुमार तब एक आर्ट एग्जीबिशन कर रहे थे, जो डायरेक्टर थे। हाँ। उन्होंने कहा कि तुम एंकरिंग करोगे। हाँ। अब एंकरिंग के तो मैं पैसे लेता हूँ। हाँ। तो बोले कि देखो तुम कितने चालाक आदमी, बोलते कि इसमें देखो तुम्हारी रेखा स्पेशल गेस्ट है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा फ्री में करता हूँ मैं। तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया स्टेज पे और मैं था पागल की वहीं पर उनके साथ सेल्फी लिया। तो ओह। बाकी सब चिढ़ा रहे, बोले पागल हो कैसे, मतलब तुम Yes. तो एंकर हो, Yes. सेल्फी क्या ले रहे हो। मैंने कहा कि भैया देखो मौका नहीं मिलेगा मुझे बाद सही में। बात है, सही आदमी को देखो जिंदगी में ना एक चीज हाँ। मैंने सीखी है भैया, हम्म। मौके का कल परसों का मत सोचो। Yes. आपको मौका किसी के लिए वेट नहीं करता है। भगवान आपको एक मौका देते हैं, आप उसको छीन लो। जैसे मैंने तुम्हें कहा तुम्हें Yes. पॉडकास्ट करना है, मैंने कहा इंतजार Yes, मत करो yes, गौतम, yes. फट करके अच्छा, करना। करूंगा। अच्छा एक आखिरी में फसाना बताना चाहता हूँ आज के Yes, एपिसोड के लिए, yes. बाकी अगले एपिसोड में। Yes, तो ये yes. भी मेरे बहुत फेवरेट हैं, नीतू सिंह और ऋषि कपूर। ओह। ऋषि जी मेरे बहुत नज़दीकी थे, बिकॉज ऋषि जी को मैं, इनके पीछे भी मेरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। Okay. कि मैं दरअसल अगेन थैंक्स टू मौसमी जी, जब आप लौट चले ऋषि कपूर की फ्लॉप हुई तो दूसरी फिल्म बनाना चाहते थे आरके फिल्म्स के लिए। अच्छा। तो मौसमी जी ने मुझे उनका नंबर दिया था कि तुम जाओ उनसे मिलो, उनको राइटर्स चाहिए। Okay. तो उनके पास में आरके स्टूडियो में सालों साल गया, 2-3 साल तक। तो पिक्चर तो उन्होंने बनाई नहीं, बस वो कंफ्यूज कि मैं क्या बनाऊं। अच्छा। आज की जनरेशन क्या, क्योंकि आप लौट चल नहीं चली तो उनका बहुत दिल टूट गया। फिर वो बाद में वापस एक्टिंग में आ गए, Okay. हम तुम और वो सब अग्निपथ और वो सारी फिल्में की उन्होंने। पर हमारी अच्छी दोस्ती हुई। तो बनाया था मतलब एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर बनाई थी As a उन्होंने। director? एक ही फिल्म बनाई थी ऋषि उन्होंने। कपूर? हाँ, अक्षय खन्ना और ये ऐश्वर्या मुझे- राय 1999 में बनाई थी। हाँ, फिल्म तो उसके मुझे हाँ पता है। उसके बाद उन्होंने बनाई नहीं पिक्चर। उसके बाद आरके स्टूडियो ही बंद हो गया, वो उनकी आखिरी फिल्म थी एज अ प्रोडक्शन बैनर। वो जो आप आप लौट सुनाए चले ना? हाँ, जो उसके बाद अब सुना है रणबीर कपूर उसको दोबारा शुरू कर रहे हैं। ओह, very nice. बट एनीवे, तो उनसे मेरी जो दोस्ती हुई तो ये हुआ कि फिर 2011 में मैं एक उनको बुला रहा था अपने शो में, उनका बर्थडे मनाने के लिए। तो उन्होंने बोला देखो मैं इसी शर्त पे आऊँगा कि मैं खुद का नहीं, मैं पंचम दा आर.डी. बर्मन को सेलिब्रेट करूँगा। क्या महान आदमी, बोले कि देखो हम जो एक्टर्स हैं ना, हाँ। हम मर जाएंगे लेकिन हमारे बाद हमारे गाने जिंदा रहेंगे। हाँ। और हमारे गानों को किसने बनाया, हमारे ऋषि म्यूजिक जी भी डायरेक्टर्स। थोड़े दिल वाले थे। अरे एकदम बहुत दिल वाले। एकदम तो 3 दिन दिलदार उन्होंने आर.डी. बर्मन को जो सेलिब्रेट किया, हमने उनके सारे एक साथ गाने, झूठा कहीं का, खेल खेल में, देखिए खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, क्या बात, एक मैं और एक तू, क्या बात। दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। तो इसकी उन्होंने कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग बताई, मैं जाते जाते बताता हूँ। हाँ। तो झूठा कहीं का के टाइम पे हम्म। तो बोले कि मेरी तब नीतू के साथ प्यार हो गया था, अच्छा। कभी कभी के टाइम पे। हाँ हाँ हाँ। तो बोले कि झूठा कहीं का के प्रीमियर पे हमने सोचा चलो अचानक हम एंगेजमेंट कर लेते हैं। अच्छा। सगाई करने का तो सोच लिया, हाँ। वो अंगूठी भूल गए। तो अंगूठी भूल गए, क्या अंगूठी दे, बोले किस्मत देखो कि मेरे प्रोड्यूसर का नाम था रवि मल्होत्रा। अच्छा। उसके बाद जो अंगूठी थी उस पे आर लिखा हुआ था। ओह। बोले उनकी अंगूठी निकाल के मैंने नीतू को पहना दी। जेंट्स वाला ही डाल दिया। तो देखो, और बोले कि वैसे हमारी सगाई हो गई। हाँ, प्यार प्यार इसी को और मैं कहते जब नीतू जी से मिला भी और ऋषि जी से भी मैंने बात कही, हैं। मैंने कहा कि ये इस फिल्म का जो गाना था ये आपकी जिंदगी का गाना है। ओह। कौन सा? जीवन के हर मोड़ पे
मिल जाएंगे हम सफर जो दूर तक साथ दे, ढूंढे उसी को नजर। क्या बात। भाई इसीलिए हमें गौतम आप इतने पसंद है, हाँ। क्योंकि आपके साथ हम जो चल रहे हैं Yes. ये हम 2 कदमों का सफर नहीं कर रहे हैं, Yes. बहुत लंबा तक आपके साथ चलना Obviously, चाहते हैं। obviously. और इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने Yes. पॉडकास्ट का पहला एपिसोड मेरे साथ किया। Yes, yes. तो वेरी बेस्ट। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अनिरुद्ध की लाइफ इतनी, इनकी लाइफ तो छोड़िए, वो तो बहुत प्यारा है ही, बहुत कुछ है उसमें, लेकिन इनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा है, और आई थिंक वो इस एपिसोड में तो नहीं होगा। नहीं, मैं देखिए, मैं एक पहला आखिरी vlog में तो नहीं होगा। देखिए मैं आखिरी चीज़ एक ही बात कहूँगा, एज एन आर्टिस्ट कीप इवॉल्विंग। तो मैंने ज़िंदगी में मैंने एक फिलॉसफी बनाई है, हर साल कुछ ऐसी चीज़ करो जो आपने पिछले साल नहीं की, Right. चाहे वो पेशे के मामले में हो, Right. दौड़ हो, शौक हो, इंस्ट्रूमेंट नया सीखो, कोई नया हॉबी ले, कोई नए शहर में जाओ, नए देश में जाओ। जैसे मैंने इतने सालों तक मैं रेडियो में रहा, फिर मैंने कहा चलो मैं एक फिल्म डायरेक्ट करता हूँ, Yes. फिर मुझे लगा मैं एक और फिल्म लिखता हूँ, Yes. फिर मैंने कहा कि चलो मैं एक किताब लिखता हूँ। Right. एक सेकंड, फिर मैंने कहा कि चलो हम एक किताब लिखूंगा मैं, Right. फिर किताब लिखी, फिर मुझे लगा कि मैं अब लाइव शोज डायरेक्ट करूंगा, Yes. वो मैंने जीनत जी के साथ किया। Yes. फिर पिछले कुछ महीनों पहले मैंने आशा पारेख जी का शो Yes. किया, मैं भी जिससे मैंने बहुत खुद प्रोड्यूस किया, और आप मेरे साथ थे, वन ऑफ माय Yes. पार्टनर्स। Yes, yes. वो शो मैंने खुद प्रोड्यूस भी किया, मैंने कहा अपना रिस्क खुद भी लेना जरूरी है, बहुत बहुत तो वो मैंने किया। अब मैं एक नया प्रयास, जिसमें अगेन फिर से तुम मेरे पार्टनर हो, और Yes. वो है हमारी शॉर्ट फिल्म जो हम Yes. इस वक्त बना रहे हैं। Yes, yes. तो मैं अभी शॉर्ट फिल्म भी बना रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक नया, मैंने फीचर फिल्म बनाई है, पर शॉर्ट फिल्म का भी एक नया जमाना आ गया है, और मैं शॉर्ट फिल्म भी इसका, ट्राई करूँगा। इसका भी हम पूरा मतलब काफी हम लोग लॉन्च करेंगे, जो हमारे पूरी जो बिल्कुल। अपनी मंडली है बिल्कुल। इसके सामने, है ना, तो उनका ट्रेलर वगैरह या पोस्टर जो हमने बट मैं कहने का मतलब ये है कि हर साल कुछ नया ट्राई करो, ये मत सोचो कि मैं हारूंगा जीतूंगा। अगर आप में जुनून है ना, तो आपकी नैया पार हो जाएगी। वेरी थैंक यू। इंस्पायरिंग यार, वेरी इंस्पायरिंग। और मैं बस यही कहूँगा, शौक मत पालो, जुनून पालो। यस यस सो अभी मैं बिल्कुल कैमरा को इस तरफ करके मैं अनिरुद्ध के साथ, है ना, फिनिश करता हूँ। लाइट आ रही है अच्छी, एडिट कर लेंगे। सो दोस्तों, ये एपिसोड जो था ये पूरा मतलब मेरे पीछे बनियान या अंडरवेयर तो नहीं दिख रहे? नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है। और दिख भी रहा है तो कोई बात भाई नहीं। मेरा घर है, कुछ भी दिख सकता है, याद बेसिकली रखिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अनिरुद्ध, तो मेरा टाइटल ही था यार कि अनिरुद्ध ने जो मेहनत की थी, मैं बहुत पहले भी आया था, तो जो ये पूरा इनका जो एफर्ट था, इन्होंने जो जिस तरीके से बॉलीवुड को सेलिब्रेट किया है और जिस अंदाज में किया है, और लिटरली मतलब इतने अच्छे तरीके से एक पोस्टर की इन्होंने मतलब पूरा लगाया है, तो मैंने सोचा था यार कि नहीं, इसको लेके कुछ ना कुछ ऐसा मैं शूट करूंगा जिससे आप लोगों को भी पता चले। और बेसिकली हमारा ये जगह का पूरा हम लोगों ने एक नाम रखा है जिसका नाम है हमारा पोस्टर महल, है ना, हैशटैग हाउस ऑफ पोस्टर्स, हैशटैग पोस्टर में। यस, जो हम इसमें हम करेंगे भी, इंस्टा पे भी हम डालेंगे। बिल्कुल। सो ये अनिरुद्ध का बहुत मेहनत है, और ये पूरा जो पहला एपिसोड है ये बिल्कुल हमारी दोस्ती के नाम। और भैया मैं बड़ा अच्छा मार्केटिंग वाला बन गया हूँ, तो अगर आपको भी मेरे हाउस ऑफ पोस्टर्स में आना है तो पहले मेरी किताब खरीदो, उसकी कॉपी लो लता जी की, और साथ में हाउस ऑफ पोस्टर्स का भी हम यात्रा आपको करवाएंगे। सो आप बिल्कुल अगर थोड़ा भी हमारा ये पूरा चीज़ें अच्छी लगी हो तो आप इस एपिसोड को, ये ब्लॉग को बिल्कुल लाइक करें और शेयर करें और बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और अनिरुद्ध, आप क्या बोलना चाहोगे? हमारा फर्स्ट ब्लॉग है तो मैं इधर इसको यहाँ घुमाइए, हाँ इधर लाइए, इसको पीछे लाइए। तो ये इस फिल्म का, ये मेरी सबसे ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है, संजीव कुमार की आंधी, गुलजार साहब ने बनाई थी। और इसका एक गाना है जो मैं इस वक्त गौतम तुम्हें डेडिकेट करता हूँ। थैंक यू सो मच। आज तुम आए हो, मेरी ज़िंदगी में भी आए हो, और मेरे इस पॉडकास्ट में भी, और आज मेरे घर पे आए हो। यस यस। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो क्या बात। चरागों से लौ जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तो जिंदगी को बेवजह मत गुजरने दीजिए, अपनी जिंदगी में एक मकसद, एक लक्ष्य हमेशा रखिए। और आप बहुत अच्छा गाते हैं, और थैंक यू सो मच कि आपने समय दिया। हाँ, ये भी ये करना बाकी है।
किसी ने मुझे हारमोनियम की पेटी भी लाई थी, अभी तक वो पेटी पड़ी है, फिर मुझे OLX में देनी पड़ी। मैंने कहा क्या क्या करूंगा एक जन्म में। बहुत बहुत अच्छी आवाज है। तो क्या क्या करूं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, करना ही है ना, करना ही है, मतलब क्रिएटिविटी क्यों जानी चाहिए। एक्टिंग भी मैंने शुरू किया था, वो भी पीछे रह गया। सोचो उसके लिए भी ऑफर आते हैं अभी भी, क्या करूं। वो तो यार आप मतलब सो गौतम मंडली के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। बेस्ट विशेस। आप देखे अनिरुद्ध को सुना आपने, और काफ़ी मज़ा आ गया। यहाँ का वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी हम इसको पूरा रिकॉर्ड करेंगे, कभी और एक ब्लॉग शूट करेंगे अनिरुद्ध के साथ, है ना। तो प्लीज़ आपको ये चैनल को अगर थोड़ा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड कीप वॉचिंग ऑलवेज, आप इसको देखें। Please, I'm begging you. Please. I'm desperate. I don't know what to do. Please subscribe.